हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। आज के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है पीसीएस मेंस में। तो दोस्तों, हम कल एक वीडियो इसकी देख चुके थे। आज हम हमारा उसी लेवल पे आगे ले जाते हुए दूसरा वीडियो आया है। जैसा मैंने बोला था कि वीडियो बाकायदा कंटिन्यूअस बने रहेंगे। तो कल अपन लोगों ने इसके बारे में क्या पढ़ा था, सिलेबस को डिस्कशन किया था और बहुत अच्छे से समझा था कि पूरा सिलेबस होता क्या है। ये सब चीज़ें अपन उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ समझ चुके थे। बस अपन लोगों ने इसके अंदर इतना ही देखा था। ये सारी चीज़ें जो अपन वहाँ पढ़ चुके थे, इनको रिवाइज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपको फिर से इन्हें रिवाइज करना है कि कल हमने क्या पढ़ा था, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जाकर फिर से पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। तो अपना जो आज का टॉपिक है, उस आज के टॉपिक को ध्यान में रखते हुए आज का अपना जो मेन टॉपिक जो मैंने बनाया है, लोक प्रशासन का अर्थ क्या होता है, लोक प्रशासन की प्रकृति क्या है, इसका क्षेत्र कहाँ तक है, ये क्या क्या काम कर सकता है, क्या क्या काम इसके लिए ज़रूरी हैं, किन कामों के ना होने से यह गलत साबित होगा और किन कामों के होने से ये आज अच्छा साबित हो रहा है। चलते हैं तो इस टॉपिक पे बातें करते हुए। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को मालूम है कि लोक प्रशासन को हमने इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है जितना कि आज हमें इसको पढ़ना पड़ रहा है। ऐसा हुआ क्यों था? ऐसा हुआ एक वजह से था। वुडरो विल्सन ने पॉलिटिकल साइंस से एडमिनिस्ट्रेशन को अलग कर दिया था। कब किया था? 28 दिसंबर 1887 में। तो इसकी वजह से पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीति विज्ञान एक अलग टॉपिक चला गया और दूसरा टॉपिक जो अपने सामने निकल के आया, एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको आज अपन पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर अपन कुछ सवालों के बारे में बातें कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ अपन मेंस के लेवल को देखते हुए काम करेंगे और जो भी मेंस पे जितने भी सवाल आए हुए हैं या फिर आने की संभावना है, उन सारे सवालों का अनुमान लगाते हुए हर एक सवाल उसके नीचे आंसर। सिर्फ अपन को इतना ही करना होता है और कुछ नहीं है। बस मैंने इसीलिए ये वीडियो तैयार किया है क्योंकि फैक्चुअल डेटा अपन को कहीं भी मिल जाता है, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के द्वारा लिखे हुए आंसर्स वो कहीं मिलना इतना आसान नहीं होता। तो इस वजह से ये वीडियो हमने बनाया है। चलते हैं तो अपन आज का अपना सबसे पहला सवाल ये रहा आपके पास, लोक प्रशासन। जैसा आज का टॉपिक है अपना लोक प्रशासन का अर्थ, तो उसी तरीके से ये सवाल, लोक प्रशासन शब्द से क्या तात्पर्य है। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि एक देश को चलाने के लिए राजनीति ज़रूरी है, तो उतनी ही ज़रूरी किसी भी देश को चलाने के लिए राजनीति है। सेम उतनी ही डिमांड इस वक्त किसी भी देश को चलाने के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की होना ज़रूरी है। क्योंकि राजनीति का काम क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ राजनीति बनाने के बाद, राजनीति में जाने के बाद नियम कानून नीतियाँ लागू करना, सिर्फ बनाना। लेकिन उन्हें लागू करने के लिए एक प्रशासनिक अधिकारी का होना ज़रूरी है। एक प्रशासनिक अधिकारी ही सारा काम करता है अपना, क्योंकि सारी राजनीति जो भी केंद्र सरकार ने या फिर राज्य सरकार ने या फिर पंचायती राज्यों ने जो भी बनाई है, उनको आगे बढ़ाने का काम, हर एक जगह हर एक भारत देश के नागरिक तक पहुंचाने का काम किसके हाथों में सौंपा जाता है? वो सारा काम एक प्रशासनिक अधिकारी के पास आता है। तो लोक प्रशासन से मैं अपन लोक शब्द से क्या समझते हैं? अगर आप सब लोग सोच रहे हो कि लोक शब्द का आशय यहाँ जनता से है, तो शायद आप थोड़ा सा गलत सोच रहे हो। यहाँ पे लोक शब्द का आशय जनता से नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे लोक शब्द का मेन सरकार से है, गवर्नमेंट से है। वो कैसे है? क्योंकि लोग, हाँ ये वाली बात सही है कि जनता ही सरकार है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो लोग अपने द्वारा प्रतिनिधि के रूप में, जिन लोगों को अपन ने वहाँ चुनाव जिताने के बाद संसद भवन में बैठाया है, उन लोगों को अपन राज्य बोल सकते हैं, उन लोगों को अपन लोग बोल सकते हैं। क्योंकि वही लोग तो अपने लिए नीतियाँ बनाएंगे। भारत देश का घूमने वाला, यहाँ तक है अगर अपन बात करें 135 करोड़ हिंदुस्तानियों की, तो क्या हर एक बंदा नीतियाँ बना सकता है? बिल्कुल भी नहीं। कुछ लोग हैं, जैसे कि लोकसभा के अंदर 552 हैं और राज्यसभा के अंदर 250 सीटें हैं, तो उन सीटों के ऊपर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, उनका ही काम होता है कानून बनाने का। तो इसी तरीके से अपन लोग जो शब्द है, वो सिर्फ यहाँ सरकार के बारे में बताता है, ना कि किसी देश में रहने वाली जनसंख्या के बारे में। ठीक है। तो लोक प्रशासन शब्द से हम क्या समझते हैं उसके बारे में बातें करते हैं। इसका आंसर अपना क्या हो सकता है? 3 नंबर में ये भी हो सकता है। लोक प्रशासन शब्द का जो तात्पर्य है, वो किसी जनता से नहीं है बल्कि सरकार से है। सरकार कौन सी? अगर अपन पॉलिटिकल के हिसाब से देखें तो यहाँ पे सरकार अपन अनुच्छेद 12 को भी ले सकते हैं। अनुच्छेद 12 में जो जो चीज़ें बताई गई हैं कि ये चीज़ें सरकारें होती हैं, उसको भी मान सकते हैं सरकार। या फिर अपन अपने 0% नॉलेज को ध्यान में रखते हुए बोलें, तो जो भी
राज्यसभा और लोकसभा के अंदर बैठे हुए हैं, या फिर जिन लोगों के पास आर्टिकल 35 लागू होता है वो सारे के सारे लोग सरकार के अंदर ही माने जाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनका काम जनता के लिए कुछ नियम कानून बनाना होता है, और नियम कानून बनाता कौन है? वो लोग बनाते हैं जिन लोगों को हमने वहाँ चुनकर अपने द्वारा वोट देकर संसद भवन में बैठाने के लिए बनाया है। क्योंकि तुम लोग वहाँ जाओ हमारे लिए एक अच्छे कानून बनाना जो हमें कल्याणकारी राज्य की तरफ या फिर कल्याणकारी स्टेट की तरफ ले जाएं। कुछ ऐसे काम करने के लिए हमें तुम्हें वहाँ जाकर चुना है। तो इसी तरीके से पहला सवाल अपना यही मुकम्मल होता है। लोक प्रशासन में लोक शब्द से क्या तात्पर्य है? लोक शब्द से तात्पर्य सिर्फ यहाँ सरकार से है। क्यों? क्योंकि वहाँ जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि वहाँ जाकर हमारे लिए नियम कानून बनाता है। तो पहला सवाल आपका कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अपन अपने दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल, अपन ने पहला सवाल पढ़ा लोक, तो अब यहाँ दूसरा सवाल आता है प्रशासन। अच्छा, यहाँ पर दो चीज़ अपन को देखने के लिए मिलती हैं, एक होता है प्रशासन, एक होता है शासन। ये दोनों के बारे में अपन इस वीडियो के लास्ट में डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले बात करते हैं सिर्फ सवाल से। सवाल से रिलेटेड अपना जो जवाब देना बनता है वो ये है, प्रशासन क्या होता है? प्रशासन का अगर अपन लैंग्वेज समझें कि भाई प्रशासन का मतलब क्या होता है, तो प्रशासन का मतलब होता है अच्छा शासन, अच्छी तरीके से शासन करना। प्रशासन मतलब, अगर प्रशासन को अगर अपन इंग्लिश में जाएंगे तो फिर यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से बनता है। प्रशासन जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है, और लैटिन भाषा मतलब ग्रीक भाषा। ठीक, तो प्रशासन का जो सबसे एक शब्द में बोला जाए जो सवाल होता है वो क्या होता है? अच्छा शासन। क्योंकि प्रति एक एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी ही हर एक नीति को हर एक गली हर एक नागरिक तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल कराता है भारत देश की सरकार को। तो भारत देश की सरकार ने क्या किया? सिर्फ नीति बनाई, लेकिन लागू कराने के लिए एक प्रशासनिक अधिकारी ही गली गली घूमता है। गली गली प्रशासनिक अधिकारी नहीं घूमता, लेकिन उसी के आदेश पर छोटे छोटे निम्न स्तर के अधिकारी घूमते हैं, जो जाके देखते हैं क्या ये नियम सही है, क्या ये नियम उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन लोगों को ज़रूरत थी, क्या इससे उन लोगों को बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। तो अपन इस सवाल का आंसर देखते हुए आगे बात करते हैं। पहला पहला सवाल तो अपन ने देखा कि प्रशासन का अर्थ क्या है, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही अर्थ होता है, प्रबंधक होना, मतलब हर चीज़ को बांटना। कौन सी योजना का लाभ कितना परसेंट ओबीसी को मिलना चाहिए, कितना परसेंट एसटी को मिलना चाहिए, और कितना परसेंट निचले दल के लोगों को मिलना चाहिए। यह काम एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी ही करता है, मतलब एक प्रशासनिक अधिकारी के हाथों में यह सारा कंट्रोल होता है। वही हर जगह जाके नियंत्रण करता है, हर जगह जाके अपना दायरा बताता है कि जहाँ ये योजना लागू की गई है, इसीलिए इसकी जितनी ज़्यादा लाभ और जितना ज़्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए यहाँ के लोगों को, ऐसे ऐसे मिलना चाहिए। तो ये काम होता है प्रशासनिक अधिकारी का। तो इसी वजह से प्रशासन का जो मेन एक शब्द में निकल के आता है रिजल्ट, उसका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ बांटना, मतलब प्रबंधन करना, हर चीज़ को बांट कर रख देना। अगर अपन सरकारी कंपनी की जगह अपन चलते हैं थोड़ा सा प्राइवेट कंपनी की तरफ, प्राइवेट सेक्टर की तरफ चलते हैं, तो वहाँ पर जैसे अपन एग्जाम्पल के लिए देखें, एक कंपनी बनी हुई है बहुत बड़ी। कंपनी में एक मैनेजर डायरेक्टर होता है। वो क्या करता है? काम कुछ नहीं करता, लेकिन सबसे ज़्यादा सैलरी उसी की होती है। ऐसा क्यों? सबसे ज़्यादा सैलरी उसी की होने के पीछे सबसे बड़ा काम यही होता है कि वो बंदा हर एक काम को उसके उसके पास जो मालिक ने काम दिया, जो ओनर ने मैनेजमेंट वाले बंदे को जो काम दिया, वो जाके वो किसी और बंदे को दे देता है। क्यों? उसको देने के बाद वो पूरा कंट्रोल उसके बंदे के ऊपर बनाता है, और वो देखता है कि ये मेरा काम सही तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या पूरी कंपनी मेरे द्वारा दी गई डायरेक्शन पर अपना काम सही तरीके से कर रही है या नहीं कर रही, क्या जो काम मेरे लिए दिया गया था वो मैंने इसको दिया है, क्या ये बंदा उस काम में माहिर है या नहीं है। अगर नहीं है तो मैं ये वाला काम इसको नहीं दूंगा, अगर है तो दूंगा। तो ये वाला काम होता है प्रशासनिक अधिकारी का अपने यहाँ। ऐसा प्रशासन का सब, जैसे मैंने बोला अपने यहाँ, तो प्रशासन क्या अपन ऐसा मान सकते हैं कि सिर्फ इंडिया में प्रशासन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि भाई प्रबंधक? ऐसा नहीं है। इंडिया के अलावा अपन चलते हैं अमेरिका की तरफ, या फिर भूटान की तरफ, या फिर न्यूजीलैंड की तरफ, किसी भी देश में चले जाएं, वहाँ अगर अपन प्रशासनिक शब्द देखेंगे, प्रशासन शब्द देखने के लिए मिलेगा, तो उसका मतलब वहाँ मैनेजमेंट से ही होता है।
क्योंकि वो बंदा सिर्फ और सिर्फ एक ही काम जानता है, क्या? हर चीज़ को बांटना सही तरीके से। क्योंकि जितना काम बड़ा होगा, उसको जितने ज़्यादा लोग मिलकर करेंगे, वो काम उतना ही छोटा होता चला जाता है। तो इसी वजह से अपने अगर यूपी की बातें करें तो वहाँ भाई जनसंख्या हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। अगर कोई सरकारी योजना वहाँ आती है तो वहाँ बांटने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा होगी। तो ऐसा ही होता है, जहाँ जितनी ज़्यादा ज़रूरत, वहाँ जितने ज़्यादा लोग उस चीज़ को काम करेंगे। जैसे एक काम को एक बंदा करता है तो 3 दिन लगते हैं, लेकिन उसी काम को 4 बंदे मिलकर करें तो मुश्किल से 2 दिन लगें, हो सके 1 दिन में ही काम हो जाए कंप्लीट तरीके से। तो बस यही काम है प्रशासन प्रशासन का। ठीक है, 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है एड, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब लोक प्रशासन। लोक क्या होता है ये अपन ऊपर पढ़ चुके हैं, और प्रशासन क्या होता है ये अपन अच्छे से समझ चुके हैं। प्रशासन का अर्थ क्या होता है ये भी अपन देख चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ बांटने वाला काम करना है इसको। नीतियां जो भी सरकार ने बनाई हैं या फिर जो भी लोग, नीतियां कौन बना रहा है? लोग। बांट कौन रहा है? प्रशासन। इसलिए अपन इसको दोनों को मिलाकर बोल देते हैं लोक प्रशासन। ठीक है, अपन चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आपके सामने ये रहा। अब उन दोनों सवालों को मिलाकर ये तीसरा सवाल बना है, लोक प्रशासन से क्या तात्पर्य है? तो लोक प्रशासन से क्या तात्पर्य है ये अपन अच्छे से जानते हैं, तो जिसमें देखते हैं क्या लिखा है। दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, बिल्कुल सही है। एक है लोक, दूसरा है प्रशासन। ठीक है, इसका काम क्या होता है? सरकार के द्वारा कुछ नीतियां बनी, मतलब लोक के द्वारा कुछ नीतियां बनाई गई, प्रशासन के द्वारा उन नीतियों का डिवाइडेशन कर दिया गया, तो बन गया लोक प्रशासन। काम खत्म। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला सवाल अपना ये रहा। अब सिर्फ यहाँ प्रबंधन से क्या तात्पर्य है इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, एक चीज देखने के लिए आपने देखा होगा, एक चीज देखी होगी आपने, एक होता है प्रबंधन, एक होता है प्रबंधक। प्रबंधन और प्रबंधक क्या दोनों अलग होते हैं? अगर आप कहते हो दोनों अलग होते हैं तो गलत। दोनों एक ही होते हैं, बस थोड़ा सा यहाँ फर्क होता है। थोड़ा सा फर्क क्या होता है? प्रबंधन का काम क्या होता है? जो ऊपर बैठा होता है, जैसे कि अपन एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं एक आईएएस अधिकारी को, वो प्रबंधन, उसको अपन प्रबंधन बोल सकते हैं। ठीक है, प्रबंधक क्या होता है? जो नीचे लेवल पे, जो निचले लेवल पर काम करते हैं, वो निचले लेवल वाले काम क्या करते हैं? आईएएस अधिकारी के द्वारा दिया गया डिसीजन, या फिर आईएएस अधिकारी के द्वारा दिए जाने वाला कोई भी काम, उसको हर एक जगह सही तरीके से बांटने का काम प्रबंधक कहलाता है। आईएएस अधिकारी के पास कोई काम आया, उसने बोला ले जाकर एसपी को दे दो। एसपी ने क्या किया? एसपी ने अपने नीचे वाले जितने भी बंदे थे, जितने भी कर्मचारी, यहाँ तक के अपन माने तो एक चपरासी से लेकर आईजी तक, यहाँ तक के बंदों को अपन प्रबंधन बोल सकते हैं। लेकिन आईजी को नहीं बोलें, क्योंकि वो बंदा बहुत आसमान में। डीएसपी से ऊपर वाले बंदे जो भी होते हैं वो बड़े लेवल पे आते हैं, हाईएस्ट लेवल पर आते हैं। तो वो प्रबंधन, मतलब जो नीति बना रहा है वो प्रबंधन, और जो नीतियों को बांट रहा है वो प्रबंधक। ठीक है, क्योंकि अपन देखते हैं कहीं भी आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी खुद नहीं जाता, अपने द्वारा किसी छोटे लेवल के अधिकारी को भेज देता है, बोलो तुम वहां जाओ, जाके मैनेजमेंट संभालो क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं क्या हो। इसका काम सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, दूसरों से काम करवाना, मतलब खुद नहीं जाना, किसी भी काम में खुद नहीं करना। जैसे मैंने तुमको दिया कि भाई मेरे को आज ये होमवर्क कंप्लीट करके देना, तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट करने की जगह अपने भैया को बोला भैया मेरा ये होमवर्क कंप्लीट कर दे। तो बस यही होता है प्रबंधक। मैंने तुमको बोला, तुमने दूसरे को दे दिया, यही चीज़ है। मैंने अगर तुमको बोला है तो मैं प्रबंधन हो गया, तुमने अगर किसी और को बोला तो तुम प्रबंधक हो गए, क्योंकि मैंने तो तुमको दे दिया ना। फिर तुम बांट रहे हो अपने हिसाब से, तुम मेरे सामने आओगे ना कि तुम्हारा भाई कल अपना होमवर्क मेरे पास लेकर, तो ऐसा ही काम है। तो इसका काम क्या हुआ? दूसरों के द्वारा काम को करवाना। ठीक है, और उनके मध्य समन्वय स्थापित करना। क्योंकि हर चीज़ को एक साथ लेके चलेंगे, सब लोग मिल बांट के करेंगे, तो वो काम जितनी जल्दी और जितना सरल तरीके से हो पाएगा, उतना सरल तरीके से नहीं हो सकता कैसे, किसी और रास्ते से। जैसे कि मान लेते हैं अपन, मुझे कोई कंपनी खड़ी करनी है, मैंने 5 लोगों को इकट्ठा किया, और 5 लोगों को मैंने बोल दिया देखो मालिक मैं हूँ, कंपनी बनानी है तुमको ऐसे ऐसे। अब उन 5 लोगों में से 2 लोग ऐसे हैं जो मेरे खिलाफ ही काम कर रहे हैं, जो मेरे लिए बगावत पर उतर आए,
तो क्या मैं कंपनी बना पाऊंगा? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और अगर बना भी लूंगा तो बहुत जल्दी मेरी कंपनी डूब जाएगी। तो इसीलिए सब लोगों के बीच में तालमेल होना ज़रूरी होता है। ठीक, अपन बात करते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, ये नाम तो अपन ने कल भी सुना था, वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन के द्वारा लोक प्रशासन की परिभाषा को बताइए। तो ये तो एक फैक्चुअल डेटा है, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई समझाने वाली बात है ही नहीं। इन्होंने क्या बोला है, कानून कहाँ से बन के आया? संसद से बन के आता है। बनाने वाले बंदे कौन थे? लोग। ठीक, कानून के विस्तृत और सुव्यवस्थित प्रयोग का ही दूसरा नाम लोक प्रशासन है। बस वही काम करना है, कानून बन के आया, उसको बांटने का जो काम किया वही लोक प्रशासन है, जो कि कानूनों के विशिष्ट रूप से लागू करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासकीय क्रिया कहलाती है। इसीलिए अपन ने कभी कभी सुना भी होगा प्रशासकीय राज्य। अच्छा, क्या आपने कभी देखा है ऐसा हिंदुस्तान के अंदर कि कोई ऐसा जिला या फिर कोई ऐसी तहसील, तहसील में तो नहीं बैठता, लेकिन कोई भी ऐसा जगह जहाँ प्रशासन नहीं पाया जाता हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। बिना प्रशासन के कोई भी चीज़ आगे बढ़ ही नहीं सकती। यहाँ तक कि अपना संविधान ही नहीं चल सकता तो और दूसरी चीज़ क्या चल पाएगी? तो देखो प्रशासन कितना ज़रूरी है हम सब के लिए, इसीलिए लोग प्रशासन को हमारे सिलेबस में डाला गया। अगले सवाल की तरफ अपन बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, लोक प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं? यहाँ पे लोक प्रशासन के दो दृष्टिकोण देखने के लिए मिलते हैं। एक है एकीकृत दृष्टिकोण और दूसरा है प्रबंधन दृष्टिकोण। एकीकृत दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है, अगर मैंने कोई काम दे दिया, जैसे कि आईएएस अधिकारी के द्वारा एक केस दे दिया गया कि भाई वहां पे ऐसा गलत काम हुआ है, अब तुम्हें वहां जाकर मुजरिम को पकड़ना है। अब आईएएस अधिकारी के द्वारा वो काम दिया गया है, ठीक है, ऐसा काम मान लेते हैं। अब एसपी जाए उसको पकड़ने के लिए, या फिर डीएसपी जाए उसको पकड़ने के लिए, या फिर एक छोटा सा कर्मचारी या फिर कांस्टेबल कोई भी जाए उसको पकड़ने के लिए। तो ये जब वहाँ निचले से लेके ऊपर तलक के स्तर पर कोई भी एक अधिकारी उस काम को करे तो उसे एकीकृत काम कहते हैं, एकीकृत दृष्टिकोण कहते हैं। लेकिन अगर वहाँ जैसे कि कोई काम है और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ बड़े अधिकारी का ही जाना जरूरी है, जैसे कि किसी पॉलिटिकल आदमी को पकड़ने जाना है, मान लेते हैं किसी बड़े अधिकारी, किसी बड़े उच्च अधिकारी को या फिर किसी बड़े उच्च पैसे वाले बंदे को पकड़ने के लिए अपन को जाना है, अरेस्ट करने के लिए जाना है, तो उसके लिए अगर छोटे मोटे अपने जो सिपाही हैं उनको भेजा जाएगा तो वो इतनी जल्दी और इतनी आसानी से हाथों में नहीं आएगा। तो उसके लिए एक बड़ा अधिकारी ही जाएगा उसे पकड़ने के लिए। तो वो जब बड़ा अधिकारी उसे पकड़ने के लिए जाएगा तो उसको कहेंगे अपन प्रबंधक दृष्टिकोण। तो ये दृष्टिकोण दो होते हैं, एक होता है लो एकीकृत, दूसरा होता है दृष्टिकोण। एकीकृत दृष्टिकोण के अंदर क्या होता है, सब लोग एक समान होते हैं, मतलब कि आर्टिकल 14 समानता। इसके अंदर क्या लिखा है उसको देखते हैं। इसके अंदर प्रत्येक कर्मचारी, कर्मचारी मतलब जीरो लेवल से काम हो गया, और अधिकारी जो प्रशासन का ही भाग माने जाते हैं, चाहे वो एक प्यून क्यों ना हो, चाहे वो एक सिपाही क्यों ना हो, एक स्टार वाला या फिर वो 3 स्टार वाला कोई भी क्यों ना हो, अंतिम इनका जो मकसद है वो क्या है, सिर्फ किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति करना, किसी एक काम को करना, चाहे वो एक छोटा अधिकारी कर रहा है या फिर बड़ा अधिकारी कर रहा है, ये ज़रूरी नहीं है, बस काम होना चाहिए। ये चीज़ कहलाती है क्या, एकीकृत दृष्टिकोण। इस बात का सबसे पहले समर्थन जिस बंदे ने बोला, उस बंदे का नाम था वुडरो विल्सन, जो कि अमेरिका के पुराने राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, ये अपन ने कल देख लिया था। उन्होंने बोला था कि ये बिल्कुल सही है, समानता का अधिकार इन लोगों के बीच में होना चाहिए। लेकिन वहीं पर एक बंदा है, उस बंदे का नाम है मेरियम, वो अपन को आगे देखने के लिए मिलेगा। वो बंदा इस बात को गलत साबित कर देता है, बोलता है ये गलत है। तो उसके लिए अपन अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लोक प्रशासन में प्रबंधात्मक कोमा प्रबंधकीय, दोनों एक ही शब्द हैं, लिखने का तरीका अलग अलग है। प्रबंधात्मक या फिर प्रबंधकीय दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं? यहाँ पर मैंने जैसा बताया कि यहाँ पर सिर्फ उच्च लेवल का अधिकारी ही
उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम करेगा, उसे प्रबंधकीय दृष्टिकोण कहते हैं। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें लोक प्रशासन की केवल उन्हीं गतिविधियों को शामिल किया जाता है जो कि एक उच्च लेवल पर की जाती हूँ, उच्च स्तर पर की जाती हूँ। उन गतिविधियों को अपन प्रबंधकीय गतिविधि या फिर प्रबंधात्मक गतिविधि या फिर दृष्टिकोण कहते हैं। और इस विचारधारा का सबसे पहले समर्थन लूथर गुलिक ने बोला था। लूथर गुलिक ने एक बात बोली थी कि मान लेते हैं अगर एक बंदा प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा दिए गए निर्देश से भटक जाएगा तो उसके भटकने से चार और बंदे जो सही तरीके से काम कर रहे थे वो इस काम को नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे वाले बंदों को उतना ज्ञान और उतनी नॉलेज नहीं होती जितना एक प्रशासनिक अधिकारी को होती है। तो इस वजह से लूथर गुलिक ने बोला कि जो भी प्रशासनिक अधिकारियों का जो भी काम है उनको उच्च लेवल तक ही रहने दो, ज़्यादा नीचे गिरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके बारे में नीचे वाले लोगों को नहीं मालूम, इसलिए उनको उच्च लेवल तक ही रहने दो, यही सही रहे। ऐसा बोलते हैं लूथर गुलिक। वहीं अपने वुडरो विल्सन क्या बोलते हैं? वुडरो विल्सन बोलते हैं नहीं, सबको बराबर बांट दिया जाए काम करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, इसके अंदर अपन ने एक चीज़ और देखी, जैसे कोरोना काल में चल रहा है ना, हर एक छोटे से लेके बड़ा लेवल का अधिकारी हमारी सुरक्षा के लिए खड़ा हुआ है, तो इसे अपन एकीकृत दृष्टिकोण कह सकते हैं, ना कि प्रबंधकीय दृष्टिकोण। क्योंकि जहाँ पे एक 0 स्टार वाला या फिर 1 स्टार वाला या फिर फीती वाला बंदा भी हमारी सुरक्षा के लिए खड़ा हुआ है और एक आईएएस अधिकारी भी हमारी सुरक्षा के लिए खड़ा हुआ है। उन सब का अंतिम उद्देश्य एक ही उद्देश्य है कि कोरोना को किसी भी तरह हिंदुस्तान से बाहर निकाला जाए और इससे कम मरीज मिले हिंदुस्तान के अंदर। सबसे ज़्यादा यही जो उद्देश्य नज़र निकल के आ रहा है वो यही है। अगले सवाल की तरफ, अगला सवाल ये है, लोक प्रशासन के क्षेत्र में संबंधित प्रमुख दो दृष्टिकोणों का उल्लेख कीजिए। दो दृष्टिकोण वैसे तो अपन एक पढ़ चुके हैं, एक एकीकृत दृष्टिकोण, दूसरा था अपना कौन सा, प्रबंधकीय दृष्टिकोण। लेकिन ये जो दृष्टिकोण है वो कौन से दृष्टिकोण की बात हो रही है, इसके बारे में देखते हैं। जो कुछ विचारधाराएं हैं, ये कुछ मनोवैज्ञानिक या फिर इतिहासकार थे, उन लोगों ने कुछ बातें लिखी थी, उनके बारे में बातें हो रही है। एक बंदे का नाम था लूथर गुलिक। लूथर गुलिक का नाम अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। लूथर गुलिक ने बोला था कि जो अपना काम है, जो प्रशासनिक अधिकारी या फिर आईएएस अधिकारी या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों के जो भी काम होते हैं उनको उच्च लेवल तक ही रहने दिया जाए, निचले लेवल के लोगों तक उस काम को नहीं दिया जाए, ऐसा लूथर गुलिक बोलते हैं। तो उन्होंने एक बात बोली लूथर गुलिक ने, पोस्ट गौरव विचारधारा को बताया उन्होंने। पोस्ट गौरव विचारधारा क्या है, ये अपना अगला सवाल है, उसको अपन वहां देखें। दूसरी चीज, एक लेविस मेरियस भी एक लेखक हैं, उन्होंने पोस्ट गौरव विचारधारा को मानने से मना कर दिया। मना क्यों कर दिया, वो भी अपना आगे का सवाल है, उसको अपन वहां देख। वो मना इसीलिए कर दिया था क्योंकि उसके अंदर क्या हो रहा था, अच्छे लेवल की बातें ऊपर तक ही रह रही थी, निचले वाले लोगों को कुछ मालूम ही नहीं चल पा रहा था कि भाई ऊपर चल क्या रहा है, हमारा ड्रीम क्या है, कुछ मालूम ही नहीं चल रहा था कि हमें काम क्या करना है, हमारा आईना क्या है, ये नीचे वाले लोगों को नहीं मालूम चल पा रहा था। इस वजह से लेविस मेरियस इस बात मतलब पोस्ट कोर विचारधारा को स्वीकार नहीं करते। तो उन्होंने अपनी एक नई विचारधारा बताई, उसका नाम था विषय वस्तु विचारधारा। उन्होंने बोला कि इसके अंदर कुछ विषय नजर ही नहीं आ रहा, इससे हमें कुछ सीखने के लिए नहीं मिल रहा कि भाई आगे तुम लोगों ने क्या किया, कैसे इस मैटर को सॉल्व कर दिया, कैसे इस केस को तुमने ऊपर ही ऊपर सॉल्व कर दिया, हमें कुछ सीखने के लिए नहीं मिला, क्योंकि कुछ दिखाई ही नहीं देगा तो सीखने के लिए कहाँ से मिलेगा। तो इस वजह से लेविस मेरियस ने पोस्ट गौरव विचारधारा की आलोचनाएं की और उन्होंने उसको मानने से मना कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी खुद की विचारधारा डाली, उसका नाम था विषय वस्तु विचारधारा। यहाँ पर एक विचारधारा का नाम और मिलता है जो अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी अपन सिर्फ और सिर्फ उसका नाम सुन लेते हैं एक बार। उसका नाम था समाज शास्त्री तथा मनोवैज्ञानिक विचारधारा। ये अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए अपन ने इसको पटक यहाँ पर नहीं रखा गया। तो ये तीन विचारधाराएं थी, इसमें से दो अपने लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। चलते हैं अपन अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आ चुका है लूथर गुलिक का। पोस्ट गौरव विचारधारा का मुख्य आलोचक किसे माना जाएगा? आलोचक किसे माना जाएगा, इस सवाल का जवाब तो शायद आप लोगों के पास बिल्कुल है ही। उसका नाम क्या है? लेविस मेरियस। क्योंकि उन्होंने पोस्ट गौरव विचारधारा को मानने से
मना कर दिया था। चलते हैं अपन पोस्ट कॉरप विचारधारा के सवाल की तरफ। लोक प्रशासन में लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में पोस्ट कॉरप विचारधारा को समझाना है। तो देखिए, पोस्ट कॉरप विचारधारा क्या होती है, अब अपन इसके बारे में बातें करते हैं। क्या पोस्ट कॉरप विचारधारा को हम अपने दैनिक जीवन में लाकर क्या हासिल कर सकते हैं, और पोस्ट कॉरप विचारधारा को अगर हमने एडमिनिस्ट्रेशन में जोड़ा है तो इससे हमें क्या हासिल हुआ, इससे हमें क्या फ़ायदा नज़र आया, क्या बेनिफिट हमें मिले, देखने के लिए उन सारे सवालों के जवाब देखने के लिए चलते हैं आगे। विचारधारा जिस बंदे ने दी थी उस बंदे का नाम लूथर गुलिक था। उन्होंने बोला था, लोक प्रशासन का कार्यक्षेत्र केवल प्रबंधकीय, मतलब केवल निचले वाले ऊपर वाले गतिविधियों को करना होता है, जो कि इस प्रकार हैं। पोस्ट कॉरप विचारधारा किसने दी थी? लूथर गुलिक ने। उन्होंने बोला था कि सिर्फ कामों को ऊपर लेवल पर करना ही सही है। वो किस तरीके से सही है, ऐसा इन्होंने कुछ फैक्ट के अंदर बताया था। तो देखो दोस्तों, अब अपन यहाँ से चलते हैं हेडिंग्स की तरफ। और अपन ने जिस तरीके से बताया था कल की वीडियो में कि मेंस के अंदर हेडिंग्स का याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हेडिंग्स ही लिए हैं। और हेडिंग्स के अंदर क्या लिखना है ये आप सब लोग अच्छे से जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताता चलूँगा कि इसके अंदर समझाना क्या होता है। लेकिन अपन को मेंस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ होती है वो सिर्फ हेडिंग्स ही होती हैं, क्योंकि सवाल के अनुसार हेडिंग्स का याद आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और लिखना क्या है ये अपन बाकायदा जानते हैं, ये अपन ने प्री में भी पढ़ा है और यहाँ पे मैं बता भी रहा हूँ। तो निश्चिंत रहिए, बिल्कुल सही तरीके से और क्रम बाई क्रम हर चीज़ को अपन देखते हुए चल रहे हैं। चलते हैं इसकी पोस्ट कॉरप विचारधारा का थोड़ा सा विस्तार में वर्णन करते हैं। पोस्ट कॉरप विचारधारा को 7 शब्दों में बांटा गया है, POSDCORB। तो सबसे पहला सवाल, पोस्ट कॉरप विचारधारा का पहला वर्ड पी। पी मतलब प्लानिंग, मतलब नियोजन। जैसे कि एक बात मानो, अपन चलते हैं कहाँ, अपन एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं किसी कंपनी का निर्माण करने के लिए। मैं एक कंपनी बनाना चाहता हूँ, तो मुझे कंपनी बनाने के लिए सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा? सबसे पहला जो काम मुझे करना पड़ेगा, अपने दिमाग में एक ख्याल लाना पड़ेगा कि मैं एक कंपनी का निर्माण करना चाहता हूँ, जो कंपनी इस तरह की होगी, उस कंपनी में मैं ये बनाऊंगा, उस कंपनी से मुझे ये बेनिफिट होगा। मतलब एक विचार, मतलब एक प्लानिंग मुझे अपने दिमाग में करनी पड़ेगी। और जैसे ही मैं उस प्लानिंग को कर लूँगा फिर मैं अगले स्टेप की तरफ बढ़ूँगा। तो अपने लिए नियोजन का मतलब सबसे पहला यही है कि किसी भी काम को करने से पहले एक प्लानिंग होना चाहिए। चाहे अपन उसको स्टडी में ले लें, अगर स्टडी में लेना चाहें कि अपन को पीसीएस की प्रिपरेशन करनी है, पीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए अपन को सबसे पहले प्लानिंग करनी होती है कि क्या मुझे पीसीएससी की प्रिपरेशन करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो मुझे किन किन ज़रूरतों का सामना करना पड़ेगा, क्या वो सारी चीज़ें मेरे पास हैं या नहीं है, तो मुझे इकट्ठा करनी पड़ेंगी। तो उन सारी चीज़ों के लिए अपन को एक प्लानिंग, जो सबसे पहला शब्द लूथर गुलिक ने दिया था उसका नाम था पी, मतलब प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब आप लोग समझ चुके हैं। प्लानिंग का मतलब होता है सिर्फ और इतना कि हर एक काम को करने से पहले एक अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत होती है। चलते हैं अपन अगले वर्ड ओ की तरफ। ओ का मतलब होता है संगठन। संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन। और इसका मतलब ये है, प्लानिंग अपनी हो चुकी। अब प्लानिंग के बाद अपना आया अगला शब्द, संगठन। संगठन में मेरे को करना क्या है, कुछ लोगों को इकट्ठा करना है, वो भी लोग ऐसे जो मेरे को लगे कि हाँ ये सब लोग मेरे काम करने के काबिल हैं। तो उन लोगों को मुझे इकट्ठा करना होगा। फिर हर एक लोग का इंटरव्यू है, फिर उन्हें सही तरीके से ज्वाइन या फिर सही तरीके से उनके लिए सही काम देना होगा, जिसकी वजह से ये मुझे मालूम चल सके कि क्या ये बंदा उस काम को करने में सही है या नहीं। इसके लिए मेरे को सबसे पहले प्लानिंग, उसके बाद संगठन बनाना होगा। तो करीब जितने भी बंदों की मुझे ज़रूरत होगी उतने बंदों का मैं प्लानिंग बनाकर चलूँगा। उसके बाद क्या है अगला सवाल। अगला सवाल अपना, अपन ने यहाँ पर 2 चीज़ें देखी, पहला प्लानिंग की, दूसरा संगठन बनाया। तीसरी चीज़ अपनी आती है स्टाफ। एस का मतलब होता है स्टाफ, कर्मचारियों की व्यवस्था करना। कितने लोगों की ज़रूरत है मुझे यहाँ
देखो, जो लोग इस मैनेजमेंट को संभालेंगे उसके लिए मैंने संगठन बना लिया, लेकिन अब कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी मैंने जो बनाए हैं उनके रहने खाने, स्वस्थ वातावरण की, स्वस्थ जीवन की, स्वस्थ हवा की, एसी कूलर पंखा, जो भी ज़रूरतों का सामान इन लोगों को चाहिए। जैसे कि कंपनी बनाई है, तो अगर मैंने बैंकिंग सेक्टर में कंपनी बनाई है तो मुझे कंप्यूटर्स लाने होंगे, हर चीज़ लानी होगी, फर्नीचर वगैरह, जो कुछ भी इन लोगों की ज़रूरत का सामान है वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ उपलब्ध होनी चाहिए। तो इसका मतलब होता है स्टाफिंग, एक स्टाफ बनाना पूरी तरीके से, हर चीज़ का वहाँ इकट्ठा होना, हर चीज़ जो तुम्हें ज़रूरत की लगे वो सारी चीज़ों का वहाँ ज़रूरत के समय अवेलेबल होना। इसका मतलब स्टाफिंग, कर्मचारियों की व्यवस्था करना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपन। उसका मतलब है डी, डी मतलब डायरेक्शन। अब मालिक मैं था इस कंपनी का, तो मैं क्या करूँगा, अब जितने भी बंदे मैंने बनाए हैं, जो जितने भी बंदों का मैंने संगठन बनाया है, जैसे कि 4 बंदे थे या 6 थे या 15 थे, जो भी थे, उन सारे बंदों को बताना है मेरे को कि भाइयों तुम लोगों को अब ये काम करना है। जैसे कि मैं बोलूँ कि तुम्हें टाइपिंग करना अच्छे से आता है तो तुम्हारा काम टाइपिंग करना है, तुम्हें पेंटिंग अच्छे से आती है तो तुम्हारा काम पेंटिंग करना है, तुम्हें डिज़ाइन बनाना बहुत अच्छे से आता है तो तुम्हारा काम डिज़ाइन बनाना है। अब मैं उन सारे लोगों को बताऊंगा कि तुम लोगों को मैंने यहाँ बुलाया किस वजह से है, तुम्हारा यहाँ आने के बाद काम क्या है, मतलब उनको डायरेक्शन देना, मतलब निर्देशन बताना या फिर डायरेक्शन देना। उन लोगों को बताना कि तुम्हारा आज से यहाँ पर ये काम है जिसके लिए तुम यहाँ रखे गए हो। ठीक है, अपन चलते हैं अगले वर्ड, सी ओ मतलब कॉरपोरेशन की तरफ। कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन की तरफ चलते हैं। तो कॉरपोरेशन की तरफ से यही वाली बात जो अपन एक बार पहले देख चुके हैं, तालमेल रखना हर एक कर्मचारी के बीच में, क्योंकि अगर तालमेल होगा तो मेरी कंपनी जितनी जल्दी प्रोग्रेस करेगी उतना जल्दी बिना तालमेल के करना इतना आसान नहीं है। हर एक इंसान एक दूसरे से जलेगा तो तालमेल नहीं बनेगा। उन लोगों के बीच में मोटिवेशन देने की ज़रूरत है, उन लोगों को एक दूसरे के प्रति जागरूक करने की ज़रूरत है, उन लोगों को एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की भावनाओं, एक दूसरे के विचारों को समझने की ज़रूरत है। इसीलिए वहाँ एक दूसरे के बीच में दोस्ती, तालमेल इकट्ठा करना होगा, तालमेल सब लोगों के बीच में बनाकर रखना होगा, जिसकी वजह से वो सब लोग अपना काम सही तरीके से और प्यार से कर सकें। तो अपन क्या देख चुके, सबसे पहले प्लानिंग देख चुके, उसके बाद संगठन देख चुके, उसके बाद स्टाफिंग देख चुके, उसके बाद डायरेक्शन देख चुके हैं, उसके बाद कोऑपरेशन देख चुके हैं। अगली बात की तरफ चलते हैं, आर। अब जैसा मैंने बताया कि इन सारे लोगों ने अपना अपना काम सही तरीके से किया, उसके बाद मेरा काम क्या है। अगर मेरा काम नहीं है तो मेरे से नीचे जितने भी बंदे हैं जो इन लोगों पर मैनेजमेंट संभाल रहा है, जो बंदा इन लोगों को मैनेज कर रहा है कि भाई तुम्हारा काम ये है, तुमको ये करना है, तुमको वो करना है, अब वो बंदा क्या करेगा, वो बंदा इन सब लोगों की रिपोर्ट तैयार करेगा कि ये वाला बंदा इस काम में परफेक्ट था और इसने अपना 100% दिया, और ये वाला बंदा इस काम में परफेक्ट था, इसने अपना 80% दिया, ये वाला बंदा इस काम में परफेक्ट था, इसने अपना 70% दिया। हर एक बंदे की रिपोर्ट बनाकर रखेगा, बोला ये इस काम में सही है, इसको ये वाला काम नहीं कराना चाहिए था, इसने ये वाला काम गलत कर दिया, इसने ये वाला काम सही कर दिया। हर एक बंदे की एक वार्षिक रिपोर्ट बनाकर रखी जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार क्या होगा, फिर उसका प्रमोशन किया जाएगा। प्रमोशन नहीं होगा, अगर उस रिपोर्ट में उसका रिजल्ट खराब आता है तो उसका डिमोशन किया जाएगा। रिपोर्ट बनाना ज़रूरी होता है। यहाँ तक अगर अपन बातें करें, एक प्रशासनिक अधिकारी की भी रिपोर्ट हर साल बनती है, तो उसी तरीके से रिपोर्ट बनाना ज़रूरी होता है। अगले सवाल की तरफ अपन बढ़ते हैं। अगला जो अपना आखिरी वर्ड है उसका नाम है आर, उसका नाम है बी। बी का मतलब बजटिंग। एक साल के अंदर इन सब लोगों ने मिलके या फिर कंपनी ने मिलके जितना भी खर्चा किया उस सारी चीज़ों का लेखा जोखा तैयार करना, कि कितना अपन को बेनिफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्या अपन ने कमाया, क्या अपन ने बर्बाद किया, उन सारी चीज़ों का एक साल के अंदर बजट तैयार करना। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर अपन एक कंपनी को सही तरीके से उसकी चरम सीमा तक ले जा सकते हैं। अगर उसके अंदर इनमें से कोई एक भी चीज़ की कमी नज़र आई तो उसको वहाँ ले जाना उतना आसान नहीं होगा जितना आसान इन सारी चीज़ों को एक साथ लेकर चलने से जो रिजल्ट निकल कर सामने आएगा वो अपना बहुत जल्दी अच्छा ही आएगा। लेकिन
ख्याल यहाँ यह नहीं आता है, दिमाग अलग तरीके से घूमता है। तो अपन इन लोगों के बारे में अच्छे से बातें कर चुके कि पहली चीज़ क्या थी। पहले अगर किसी चीज़ को शुरू करना है, जैसे कि अपन प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले अपन को प्लानिंग करनी होगी। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अपने लिए कुछ अपन को बनना है, या फिर अपन ने एक समूह बनाकर काम करना है, संगठन बनाकर काम करना है। किस तरीके से करना है उसके लिए, अगर संगठन बनाकर अपन को काम करना है तो 4-6 बंदे इकट्ठे करने होंगे, अपने सीनियर्स होंगे, अपने टीचर्स होंगे, या फिर अपने जूनियर्स होंगे। उन लोगों से मुलाकात करनी होगी, जो भी ज़रूरत का सामान है। उसके बाद क्या होगा, जितने भी लोगों को अपन ने इकट्ठा किया है उन सारे लिए ज़रूरत के सामान, जैसे कि अगर अपन अपने लिए ही देखें तो अपने लिए पेन की ज़रूरत होगी, कॉपी की ज़रूरत होगी, हर एक चीज़, लैपटॉप चाहिए तो, फ़ोन चाहिए तो, इंटरनेट चाहिए तो, जो भी चाहिए उन सारी चीज़ों की ज़रूरत होना वहाँ ज़रूरी है। उसके बाद क्या होगा, रोज़ का अपन को खुद को डिसीजन देना होगा कि आज अपन को इतना काम करना है, आज अपन को पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर इतनी मेहनत करनी है, आज अपन को ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर देना है। उसके बाद क्या होगा, खुद को मोटिवेट रखना होगा, तालमेल बनाकर रखना होगा, अपने जो समूह बनाया उसके अंदर भी तालमेल बनाकर रखना होगा, और अपन को खुद को भी तालमेल बनाकर रखना होगा। क्योंकि अगर अपन ही डीमोटिवेट होने लगे तो अपना जो समूह है, जो अपन लोगों ने अपन ने ही बनाया है, वो खुद ब खुद माइनस में चला जाएगा और अपन को लॉस हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, हर संडे या फिर हर साल अपन को एग्ज़ाम देने के बाद अपन को अपना रिजल्ट मालूम चलता है कि अपन लोगों ने क्या अच्छा काम किया, क्या हमारा ये रिजल्ट सही रहा, कि हमारी जो भी मेहनत थी एक महीने के अंदर, या फिर एक दिन के अंदर, या फिर एक सप्ताह के अंदर, क्या वो सही तरीके से आगे बढ़ने के लिए थी, या फिर हम पीछे चले गए। उसके बाद आखिरी सवाल, हमने इस साल के अंदर जो भी काम किया उसमें हमारा खर्चा क्या हुआ, क्या खर्चा सही रास्ते में हुआ, या फिर गलत रास्ते में सिर्फ और सिर्फ चाय पीने में चला गया सारा पैसा। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए हम अपने किसी भी लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रहा अपना आज की वीडियो का, जो भी था वो अपन यहाँ देख चुके हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में देखते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट्स परिभाषा हैं, वो क्या होता है। लोक प्रशासन की परिभाषा है वो अपन देख चुके हैं। प्रशासन, लोक प्रशासन का मतलब क्या होता है, जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि बनाए हैं हुए हैं, जो प्रतिनिधि अपन लोगों ने वहाँ चुनकर पहुँचाए हैं, वो सब लोग नीतियाँ बनाएंगे। और नीतियाँ जो प्रशासन बनाने के बाद, नीतियाँ जो बनाने के बाद वो सब लोग प्रशासन के पास सेंड कर देंगे, तो प्रशासन उनको बांट देगा। तो इसी वजह से अपन बोल सकते हैं कि किसी भी देश को चलाने के लिए लोक प्रशासन का होना जरूरी है, क्योंकि वो सरकार की नीतियों को बांटने का काम करता है। दूसरी चीज, प्रशासन। प्रशासन का काम क्या होता है, सरकार के द्वारा जो भी नीतियां आई हैं उनको बांटने का काम करना है। प्रबंधन का काम क्या होता है, प्रबंधन का काम सिर्फ इतना होता है कि हर एक चीज को आदेश देना। उच्च अधिकारी है तो वो आदेश देगा, और नीचे वाला जो भी अधिकारी है वो उन सारी चीजों को इधर उधर बांटता हुआ घूमेगा। शासन क्या होता है, शासन को अपन सरकार से भी समझ सकते हैं। शासन का मतलब भी होता है सरकार, और प्रशासन का मतलब होती है अच्छा शासन। शासन और प्रशासन में अपन डिफरेंस बात करते हैं। देखो, शासन क्या होता है, शासन का काम क्या नीतियां बनाना होता है, बिल्कुल सही। इस तरीके से सरकार नीतियां बनाती है, उसी तरीके से शासन भी नीतियां बनाता है। लेकिन अगर मैं एक शब्द में बोलूं कि शासन क्या होता है, तो शासन, जैसे कि कोई भी राजा अगर शासन चलाता है, अगर वो राजा अपनी कुर्सी पे बैठा है तो उसे अपन सरकार कहेंगे। जितने भी लोग उसके साथ बैठे हुए हैं उनको शासन नहीं बोलते, उनको सिर्फ और सिर्फ सरकार बोलते हैं। लेकिन जब वो कानून लागू कर दें, जब वो कानून बनाना चालू कर दें, जब वो नियम बनाना चालू कर दें, उनके द्वारा जैसा भी नियम बनाया जाता है उसे अपन शासन कहते हैं। वो जिस तरीके से हम लोगों पर हुकूमत करते हैं, वो जिस तरीके से हम लोगों के लिए नियम कानून विधि लागू करते हैं, उसको शासन कहते हैं। और प्रशासन का काम क्या होता है, प्रशासन सारी चीज़ों को बांटता रहता है, इधर उधर हर जगह उनको डिवाइड करता रहता है। तो शासन और सरकार के बारे में बात करते हैं। शासन और सरकार, सरकार क्या करेगी, नीतियां बनाएगी, और शासन क्या करेगा, उन नीतियां जो बनी हैं उनको सिर्फ और सिर्फ प्रशासन तक पहुंचाएगा। तो ये होता है अपना सरकार और प्रशासन सबके बीच में डिफरेंस, कि कौन सी चीज़ क्या क्या होती है। तो अपना आज का टॉपिक यहाँ पर ही ख़त्म होता है। और जिसको भी अपनी कल की वीडियो देखनी है वो बंदा अपनी यूट्यूब चैनल पे जाए और अपने कल की वीडियो आराम से देखे और समझे कि अपन ने कल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इंट्रोडक्शन कितना अच्छे तरीके से समझा था, उसके अंदर अपन ने क्या क्या समझा था और कितने सवाल हल किए थे। और अपनी कल की वीडियो इससे अगले टॉपिक पर होगी, उसका नाम होगा महत्व। तो अपन मिलते हैं कल, और जो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना।
गुड बाय।